हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 जिसमें टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस हम इसमें लेकर के आ रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, आप समझ पाएँ कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आयोग एनटीए जो है वो पूछता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले भी मैंने हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी के ऊपर लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में ही दिए हुए हैं ताकि आपको पता चल पाए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और कैसे उनको टैकल करना है, कैसे ऑप्शंस वो दे रहे हैं। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखें और उसमें आपको हेल्प मिलेगी। लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक इज कम्युनिकेशन। संचार, कम्युनिकेशन, संचार। संचार का अर्थ है सूचना, विचार, भावनाओं या संदेश का आदान प्रदान। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जानकारियों को दूसरों तक पहुंचाता है। संचार की परिभाषा देखिए क्या है। संचार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना, विचार, भावनाएं और ज्ञान प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। ये रही संचार की डेफिनेशंस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि संचार के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स के बारे में रीड कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। सेकेंड टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संचार। थर्ड टाइप है रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार। और 4 टाइप है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार। मौखिक संचार में क्या होता है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है जैसे बातचीत, भाषण, टेलीफोन आदि। अमौखिक संचार जिसमें शब्दों के बिना भाव भंगिमा, हाव भाव, संकेत आदि शामिल होते हैं। लेकिन संचार क्या है, इसमें हम लेटर, ईमेल, रिपोर्ट आदि देखते हैं। दृश्य संचार जैसे चित्र, वीडियो, ग्राफिक्स आदि। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, संचार की प्रक्रिया। संचार की प्रक्रिया क्या रहती है, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। संचार की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न तत्व शामिल होते हैं। पहला है आपका प्रेषक यानी सेंडर, जो मैं संदेश भेजता है, जो संदेश भेजता है। फिर आता है आपका संदेश यानी मैसेज, वह सूचना या विचार जो प्रेषित किया जाता है। थर्ड है आपका माध्यम, मीडियम क्या होगा उस संदेश को भेजने का, संदेश को प्रेषित करने का माध्यम जैसे बोली, पत्र, फोन आदि। नेक्स्ट देखिए रिसीवर। रिसीवर कौन है, प्राप्तकर्ता, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, जो संदेश को प्राप्त करता है। प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, जो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया का या जवाब दिया जाता है। शोर, नॉइज, वह बाधा जो संचार को प्रभावित करती है। तो संचार की प्रक्रिया में क्या आता है, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया, शोर। इनका ऑर्डर भी आप याद कर लीजिएगा। ये इसी तरीके के ऑर्डर में भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि पहले क्या होता है, लास्ट में क्या आता है। इस तरीके का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट देखिए, संचार के मॉडल क्या है। शैनन और बीबर मॉडल यह सबसे प्रसिद्ध संचार मॉडल है, जिसमें संचार को रैखिक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें प्रेषक संदेश को कोड करता है और माध्यम के जरिए भेजता है। प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करता है और प्रतिक्रिया देता है। तो ये एक लीनियर प्रोसेस हो जाता है। देखते हैं इसमें आगे। सेकेंड है आपका उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल। ये क्या है, इसमें संचार को रैखिक की बजाय इंटरैक्टिव प्रक्रिया माना जाता है। इंटरैक्शन बेस्ड होता है ये मॉडल। नेक्स्ट देखिए, संचार के अवरोध। फिर कौन से बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें देखिए अवरोधों की बात कर रहे हैं। पहला है आपका भाषाई अवरोध, जिसे हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। सेकेंड है आपका कल्चरल बैरियर, जिसे हम सांस्कृतिक अवरोध कहते हैं। थर्ड है हमारा भावनात्मक अवरोध, जिसे हम इमोशनल बैरियर कहते हैं। शोर, और फिर फिजिकल बैरियर। भाषाई अवरोध, सांस्कृतिक अवरोध, भावनात्मक अवरोध, शोर और शारीरिक अवरोध। लैंग्वेज, कल्चरल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, संचार की दिशा क्या है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन।
अपवर्ड कम्युनिकेशन जिसे हम ऊर्ध्वगामी संचार कहते हैं। फिर दूसरा है अधोमुखी संचार जिसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर है क्षैतिज संचार जिसे हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर विकर्ण संचार जिसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन हमेशा लोअर टू अपर जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अधोमुखी यानी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, इसमें आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो अप टू लोअर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, अप टू लोअर जाता है। नेक्स्ट देखिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन जिसमें समान स्तर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। हॉरिजेंटल में क्या होता है, इस तरह की लाइन होती है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, सभी समान लोगों के बीच में ही हो रहा है इस तरह से। फिर उनका विकर्ण संचार डायगोनल कम्युनिकेशन, विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो इस तरह से जाएगा आपका कम्युनिकेशन। तो ये कई सारे विभागों के बीच में हो रहा होगा, कई सारे लेवल्स पे हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए संचार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहला है आपका संगठन में सहयोग बढ़ाना, निर्णय लेने में सहायता करना, गलतफहमी और विवादों को कम करना, प्रेरणा देना और मनोबल बढ़ाना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी तक जो हमने समझाया वो आपको बेसिक थ्योरी थी। जस्ट बिकॉज हमारे एग्जाम्स जो हैं वो 2025 जून में स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से हम आपको डेप्थ में भी नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिनको दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है वह सभी स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स हो या जो पेपर अपने दे चुके हैं, देने वाले हैं, वह सब चैनल से कनेक्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि उनको अपडेट मिलता रहे कि कब कौन सा लेक्चर अपलोड किया गया है। सेकंड ये है कि डेप्थ में पढ़ने के लिए अभी आपको टाइम चाहिए होगा, और दिसंबर के पेपर के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, पूरा डीपली स्टडी करा पाएंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संचार का कौन सा मॉडल रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है। संचार का कौन सा मॉडल रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ए सैनन बीवर मॉडल, बी उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, सी संक्रमण मॉडल, डी सांस्कृतिक मॉडल। तो इसका सही उत्तर है ए सैनन बीवर मॉडल जो है वो रैखिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के किस प्रकार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। वो कौन सा प्रकार है संचार का जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ए मौखिक संचार, बी अमौखिक संचार, सी लिखित संचार और डी दृश्य संचार। इसका सही उत्तर है बी अमौखिक संचार, यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या सही है, बी अमौखिक संचार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ए शोर, बी माध्यम, सी संदेश, डी फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया को कहा जाता है फीडबैक। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा संचार का मौखिक प्रकार है। ए ईमेल, बी पोस्टर, सी टेलीफोन पर बातचीत, डी बॉडी लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर है सी टेलीफोन पर बातचीत। इसको हम किस में काउंट करते हैं, मौखिक प्रकार में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शोर यानी नॉइज का संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए संचार को बेहतर बनाता है, बी कोई प्रभाव नहीं, सी संचार की स्पष्टता को बाधित करता है, डी संदेश को मजेदार बनाता है। इसका सही उत्तर है सी संचार की स्पष्टता बाधित करता है। सी इज द राइट आंसर। शोर का संचार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, संचार की स्पष्टता को बाधित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी जो सेंडर है और आपका प्राप्तकर्ता जो रिसीवर है, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते तो कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। जिसको जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज प्राप्त कर रहा है, अगर दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं तो कौन सा बैरियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक बाधा, बी भाषाई बाधा, सी भौतिक बाधा और डी सामाजिक बाधा। इसका सही उत्तर है बी भाषाई बाधा। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए मनोरंजन, बी सूचना का आदान प्रदान, सी आदेश देना, डी बहस करना। तो हमारा सही उत्तर है बी सूचना का आदान प्रदान। संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना का आदान प्रदान होना। बी इज दी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? मौखिक संचार का उदाहरण है ईमेल, बी टेलीफोन पर बातचीत, सी समाचार पत्र, डी पोस्टर। तो इसका सही उत्तर है बी टेलीफोन पर बातचीत। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मौखिक संचार के अंतर्गत, बी टेलीफोन पर बातचीत। आप अभी एग्जाम से पहले जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करें, जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करें, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और अपने आप को एकदम काम रखें ताकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको स्ट्रेस नहीं हो और आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ कि आपने क्या क्या स्टडी किया था। पेपर अच्छा आता है, इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा पेपर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिनको जीआरएफ निकालना है, अच्छा स्कोर करना है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फर्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर करें। सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेक्चर आप देख सकते हैं, देखिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवाइज करें। संचार में प्रेषक का क्या कार्य है? संचार में प्रेषक का क्या कार्य है? ए संदेश को ग्रहण करना, बी संदेश को कूटना यानी इनकोडिंग करना, संदेश को गलत समझना, डी प्रतिक्रिया देना। तो संचार प्रक्रिया में जो प्रेषक है उसका क्या कार्य है? संदेश को इनकोड करना। बी इज दी राइट आंसर। जो भी मैसेज भेजा गया है, जो भी मैसेज भेजना है उसको इनकोड करना। नेक्स्ट देखिए, प्रतिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? ए श्रोता को भ्रमित करना, बी संदेश भेजना, सी संचार को समाप्त करना, डी संचार को प्रभावी बनाना। इसका सही आंसर है डी संचार को प्रभावी बनाना। इसका सही आंसर क्या है? संचार को प्रभावी बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा संचार में मनोवैज्ञानिक अवरोध है? साइकोलॉजिकल बैरियर कौन सा मिलता है देखने को, इस पे ध्यान दें आप। ए शोर, बी भाषा की असमानता, सी पूर्वाग्रह, डी खराब नेटवर्क। तो मनोवैज्ञानिक अवरोध हमारा है सी पूर्वाग्रह, प्रिजुडियस अप्रोच। पूर्वाग्रह मतलब हमने पहले से ही किसी के बारे में कोई अपना परसेप्शन क्रिएट कर दिया है, कोई थॉट बना लिया है, उसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह। मनोवैज्ञानिक अवरोध में क्या आता है? पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार नहीं है? गैर मौखिक संचार नहीं है। ए चेहरे के हाव भाव, बी शरीर की भाषा, सी पत्र, डी नेत्र संपर्क। तो हमारा सही उत्तर है सी लेटर। पत्र जो है वो गैर मौखिक संचार नहीं है। ये कैसा है? गैर मौखिक संचार नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपचारिक संचार आमतौर पर किस माध्यम से होता है? ए बातचीत, बी अफवाह, सी ईमेल, रिपोर्ट, डी इशारे। तो इसका सही उत्तर है सी ईमेल, रिपोर्ट। इस आधार पर इसके माध्यम से औपचारिक संचार होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में माध्यम किसे कहते हैं? संचार में माध्यम किसे कहते हैं? ए श्रोता, बी संदेश, सी संदेश पहुंचाने का तरीका, डी फीडबैक। संचार में माध्यम किसे कहते हैं? सी संदेश पहुंचाने का तरीका, कि किस माध्यम से हम कोई भी मैसेज पहुंचा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? संचार में माध्यम। तो सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन जन संचार का एक उदाहरण है? कौन जन संचार का एक उदाहरण है? ए व्हाट्सएप चैट, बी कक्षा में बातचीत, सी समाचार चैनल, डी बैठक में चर्चा। तो इसका सही उत्तर है सी समाचार चैनल। ये जन संचार का एक उदाहरण है। सी समाचार चैनल यानी कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो हमारे जन संचार के उदाहरण में से एक हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हील नेटवर्क किस प्रकार के संचार से संबंधित है? ए अनौपचारिक संचार, बी औपचारिक समूह संचार, सी एक तरफा संचार, डी अवरोध संचार। इसका सही उत्तर है बी औपचारिक समूह संचार। व्हील नेटवर्क औपचारिक समूह संचार से जुड़ा हुआ है और इसका सही उत्तर है बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षीय संचार का उदाहरण क्या है? ए टेलीफोन पर बातचीत, बी रेडियो प्रसारण, सी आमने सामने संवाद, डी संवादात्मक वीडियो। तो इसका सही उत्तर है बी रेडियो प्रसारण जो है वो एक पक्षीय संचार है, क्योंकि इसमें न्यूज़ आती है और हम सुनते रहते हैं, तो वन वे मेथड हो गया। रेडियो प्रसारण एक पक्षीय संचार है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए स्पष्टता,
बी संक्षिप्तता, सी भ्रम, डी प्रासंगिकता। तो इसका सही उत्तर है सी। भ्रम जो है वो प्रभावी संचार के लिए आवश्यक नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैप बाइंड किस प्रकार का संचार है? ए औपचारिक, बी लिखित, सी अनौपचारिक, डी दृश्यात्मक। तो इसका सही उत्तर है सी। अनौपचारिकता जो है वो ग्रैप बाइंड, ये सही उत्तर है। क्या उत्तर है? सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन दृश्य संचार का उदाहरण है? ए स्पीच भाषण, बी स्लाइड प्रेजेंटेशन, सी ऑडियो रिकॉर्डिंग, डी टेलीफोन। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं, दृश्य संचार का कार्य कर रहा है, तो बी इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार में श्रोता कौन होता है? संचार में श्रोता कौन होता है? ए संदेश भेजने वाला, बी संदेश प्राप्त करने वाला, सी संदेश का माध्यम, डी संदर्भ। तो इसका सही उत्तर है बी, संदेश प्राप्त करने वाला श्रोता होता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परासंप्रेषण, पैरालैंग्वेज परासंप्रेषण का संबंध किससे है? ए शब्दों से, बी शरीर की भाषा से, सी स्वर गति और उच्चारण से, डी मूक संचार से। परासंप्रेषण इसका सही उत्तर है सी, स्वर गति और उच्चारण से संबंध होता है किसका? परासंप्रेषण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? संचार प्रक्रिया में फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? ए आरंभ, बी मध्य, सी समापन, डी स्रोत। तो इसका सही उत्तर है समापन। जो फीडबैक दिया जाता है वो हमेशा लास्ट में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी समापन। फीडबैक किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है? सी समापन। समापन पे फीडबैक दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिरूप के अनुसार सभी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। उद्दीपन अनुक्रिया प्रतिरूप के अनुसार सभी संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ए सामूहिक, बी व्यक्तिक, सी अंतर्वैयक्तिक, डी अतिशय। तो इसका सही उत्तर है बी व्यक्तिक। अब इसकी व्याख्या भी देखते हैं क्या की गई है। व्यक्तिक इसका सही उत्तर है। उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल के अनुसार संप्रेषण क्या है? एक रैखिक प्रक्रिया है जिसमें प्रेषक एक संदेश भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया व्यक्तिक होती है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश प्रेषित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता क्या है? मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता क्या होती है? ए व्यवहित, बी बिंदु केंद्रित, सी अवैयक्तिक, डी शोरगुल युक्त। तो इसका सही उत्तर है आपका बी बिंदु केंद्रित। टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं इसमें। देखिए, मौखिक संप्रेषण में संदेश स्पष्ट होता है और बिंदु केंद्रित होता है, जिसमें श्रोता को मुख्य विचार समझने में आसानी होती है। तो इसका सही उत्तर है बी। मौखिक संप्रेषण की विशेषता है बिंदु केंद्रित होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगठनात्मक संप्रेषण, संगठनात्मक संप्रेषण प्रकृति का होता है। ए बाधक, बी विरोधाभासी, सी अव्यावहारिक, डी प्रायोगिक। ए बाधक, बी विरोधाभासी, सी अव्यावहारिक, डी प्रायोगिक। इसका सही उत्तर है प्रायोगिक। डी इज दी राइट आंसर। इन्होंने कहा संगठनात्मक संप्रेषण प्रायोगिक होता है क्योंकि यह संगठन की संरचना, उसकी प्रक्रिया स्ट्रक्चर, उसकी प्रोसेस, उसकी नीतियों के माध्यम से प्रभावी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सुमेलित करना है मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन। मैच करते हैं। मानव विज्ञान का संबंध किससे बताया जाएगा? संस्कृति से। मानव विज्ञान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। समाज विज्ञान समाज से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान अभिप्रेरणा से जुड़ा यानी कि मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। और प्रबंधन पद्धति से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए का हो गया थर्ड, बी का फोर्थ यानी कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड। इसका सही उत्तर है फर्स्ट सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड। ए सेकेंड इज द राइट आंसर। मानव विज्ञान संबंधित होता है संस्कृति से, समाजशास्त्र समाज से, मनोविज्ञान अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से और प्रबंधन पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? ए संदेश का स्रोत, बी संदेश का माध्यम, सी संदेश का उत्तर,
डी संदेश का अवरोध। तो इसका सही उत्तर है सी, संदेश का उत्तर देना। ये प्रतिक्रिया से संबंधित है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ए मौखिक संचार, बी लिखित संचार, सी दृश्य संचार, डी मानसिक संचार। हमारा सही उत्तर है डी, मानसिक संचार जो है वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जब संचार ऊपर से नीचे की ओर रहता है, कम्युनिकेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ऊर्ध्वगामी संचार, अधोमुखी संचार, क्षैतिज संचार या विकर्ण संचार। तो हमें इसका सही उत्तर क्या है? अधोमुखी संचार। इसमें ऊपर से नीचे मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इसका सही उत्तर है अधोमुखी संचार। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संचार में शोर का क्या अर्थ है? ए संगीत, बी अवरोध, सी संवाद, डी संदेश। तो इसका सही उत्तर है बी अवरोध। संचार में शोर का अर्थ क्या है? अवरोध। बी इसका सही आंसर है, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? ए टेलीफोन, बी ईमेल, सी पोस्टर, डी पुस्तकालय। तो इसका सही उत्तर है डी, पुस्तकालय जो है वो संचार का माध्यम नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन जनसंचार का उदाहरण है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर आपको पता है, समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है अस्पष्टता, स्पष्टता, भ्रम, अवरोध। तो इसका सही उत्तर है बी स्पष्टता। इसका सही उत्तर क्या है? बी स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैनन और बीबर मॉडल किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी संचार, सी प्रबंधन, डी मनोविज्ञान। तो इसका सही उत्तर है संचार। जो शैनन और बीबर मॉडल है वो संचार से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो वह कौन सा संचार होता है? कोई व्यक्ति है जो स्वयं से बात कर रहा है, तो उसे किस प्रकार का संचार कहा जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। ए अंतर्वैयक्तिक संचार, बी अंतर्वैयक्तिक संचार, सी समूह संचार, डी जनसंचार। इसका सही उत्तर है बी अंतर्वैयक्तिक संचार। हम आगे जब आपको लेक्चर अपलोड करेंगे तो इसमें कुछ डीपली थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे संचार क्या होते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि कोई संचार अंतर्वैयक्तिक है या अंतर्वैयक्तिक है, समूह संचार है, जनसंचार है। अभी यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चंस को टैकल करवा रहे हैं, इसलिए जून 2025 को ध्यान में रखते हुए आप इन्हें स्टडी करें और समझें और पेपर में इनका फायदा उठाएं। संचार प्रक्रिया में कोडिंग का क्या अर्थ है? ए संदेश को समझना, बी संदेश को भेजना, सी संदेश को रूपांतरित करना, डी संदेश को प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है सी संदेश को रूपांतरित करना। सी इज दी राइट आंसर। कोडिंग का क्या अर्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है, जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब संचार समान स्तर के व्यक्तियों के बीच होता है तब उसको क्या कहा जाता है? ए ऊर्ध्वगामी संचार, बी अधोमुखी संचार, सी क्षैतिज संचार, डी विकर्ण संचार। तो इसका सही उत्तर जाएगा सी क्षैतिज संचार। सी इज दी राइट आंसर। अब देखिए इसमें एक चीज नोटिस की, क्षैतिज संचार कैसा हुआ आपका? ये हॉरिजॉन्टल हुआ, यानी कि समान स्तर के व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सभी समान पद पे होंगे लगभग, उनके अथॉरिटीज, उनका प्रोफेशन, तो ये समान स्तर के व्यक्तियों के बीच का संप्रेषण हो गया, सी क्षैतिज संचार। नेक्स्ट देखिए, संचार की प्रक्रिया में कौन सा तत्व संदेश भेजने और प्राप्त करने के बीच का माध्यम है? ए शोर, बी कोडिंग, सी संदेश, डी माध्यम। तो जो भेजने और प्राप्त करने के बीच का माध्यम है वो है मीडियम। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार के अवरोधों में कौन सा सांस्कृतिक अवरोध है? कौन सा सांस्कृतिक अवरोध है? ए भाषा की भिन्नता, बी टेक्निक समस्या, सी शारीरिक दूरी, डी ध्यान भटकना। तो ए भाषा की भिन्नता, ए भाषा की भिन्नता।
ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संदेश भेजने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? संदेश भेजने की प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? ए कोडिंग, संचार, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया। बी कोडिंग, प्रेषण, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया। सी प्रेषण, कोडिंग। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है और आप इसको अच्छे से एक बार समझ लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट नहीं रहे। वहाँ पे कभी कभी सिमिलर ऑप्शंस में डाउट हो जाता है। अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके जाएंगे तो आपको ये डाउट नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या था? प्रेषण, कोडिंग, प्रतिक्रिया, डिकोडिंग। डी ऑप्शन है डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, प्रेषण, कोडिंग। तो देखिए इसमें बी सही है। कोडिंग पहले किया, फिर हमने प्रेषित किया, फिर डिकोड किया और फिर हमने फीडबैक दिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। डिकोडिंग, प्रतिक्रिया, कोडिंग, संदेश प्राप्त करना। इसका सही उत्तर है कोडिंग। कोडिंग जो है वो संचार प्रक्रिया का पहला चरण है। कोडिंग सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश को समझने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संदेश की समझने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? ए कोडिंग, बी डिकोडिंग, सी प्रेषण, डी फीडबैक। तो इसका सही उत्तर है बी डिकोडिंग। संदेश को समझने की जो प्रक्रिया है उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में निम्नलिखित में कौन सा तत्व संदेश को भेजने का माध्यम होता है? ए सोर्स, बी संदेश, सी चैनल, डी प्राप्तकर्ता। तो इसका सही उत्तर है सी चैनल। माध्यम जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में कौन सा अंतिम चरण होता है? ए कोडिंग, बी डिकोडिंग, सी प्रतिक्रिया, डी प्रेषण। इसका सही उत्तर है फीडबैक। प्रतिक्रिया क्या है? ये अंतिम चरण होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य है? संचार में प्राप्तकर्ता का क्या कार्य? जो रिसीवर है उसका क्या रोल रहता है? ए संदेश भेजना, बी संदेश कोड करना, सी संदेश प्राप्त कर उसे समझना, डी संदेश में बाधा डालना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी संदेश प्राप्त कर उसे समझना। ये प्राप्तकर्ता का कार्य होता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया में माध्यम किसे कहते हैं? माध्यम किसे कहते हैं? ए वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, बी वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है, सी वह उपकरण या रास्ता जिससे संदेश भेजा जाता है, डी संदेश का रूपांतरण। तो इसका सही उत्तर है सी वह उपकरण या रास्ता जिससे संदेश भेजा जाता है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊर्ध्वगामी संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है? ए नीचे से ऊपर, बी ऊपर से नीचे, सी समान स्तर के बीच और डी विभिन्न विभागों के बीच। तो इसका सही उत्तर है नीचे से ऊपर। सी इज दी ए इज दी राइट आंसर। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था, जहाँ पे मैंने अपवर्ड कम्युनिकेशन टर्म यूज़ किया होगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और सही से पढ़िएगा। ऊर्ध्वगामी संचार नीचे से ऊपर। नेक्स्ट देखिए, अधोमुखी संचार जिसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, किसका उदाहरण है ये? ए कर्मचारी से प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, बी प्रबंधक का कर्मचारी को निर्देश देना, सी दो कर्मचारियों के बीच बातचीत और डी विभागों के बीच मेल भेजना। तो इसका सही उत्तर है बी प्रबंधक का कर्मचारी को निर्देश देना। बी इज दी राइट आंसर। प्रबंधक यानी ऊपर से आदेश चलता है नीचे की तरफ, तो प्रबंधक को कर्मचारी को निर्देश देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है? ए कर्मचारियों को निर्देश देना, बी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना, सी प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, डी बाहरी एजेंसियों से संपर्क करना। तो इसका सही उत्तर है बी विभागों के बीच तालमेल बनाए रखना। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकर्ण संचार यानी कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ए समान स्तर के लोगों के बीच संचार, बी एक ही विभाग के भीतर संचार, सी विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार, डी केवल ऊपर से नीचे की ओर संचार। तो इसका सही उत्तर है सी विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार। सी इज दी राइट आंसर। विकर्ण संचार किसे कहते हैं? विभिन्न स्तरों और विभागों के बीच संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार की कौन सी दिशा संगठन में नियंत्रण और निर्देशों के लिए मुख्य होती है? ए संचार की कौन सी दिशा संगठन में नियंत्रण
और निर्देश के लिए मुख्य होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए क्षैतिज संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, अधोमुखी संचार, विकर्ण संचार। तो इसका सही उत्तर है सी, अधोमुखी संचार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोमुखी, सी द्विपक्षीय और डी विकर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, द्विपक्षीय जो है वो संचार का प्रकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को सूचना देता है तो ये किस दिशा का संचार कहलाता है? जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों को सूचना देता है तो ये किस दिशा का संचार कहलाता है? ए अधोमुखी संचार, बी ऊर्ध्वगामी संचार, सी क्षैतिज संचार या डी विकर्ण संचार। तो इसे हम कहेंगे अधोमुखी संचार, यानी डाउन टू अपवर्ड, अधोमुखी संचार। इसको क्या कहेंगे? अधोमुखी संचार। बोलने में हम कहते हैं इसको अप टू डाउन, लेकिन जब इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, संगठन में विभागों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को किस संचार दिशा से दर्शाया जाता है? ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोमुखी, सी क्षैतिज, डी विकर्ण। इसका सही उत्तर है सी क्षैतिज। सही उत्तर क्या है? सी क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार विकर्ण संचार का उदाहरण है? ए कर्मचारी से प्रबंधक को रिपोर्ट भेजना, बी प्रबंधक से कर्मचारी को निर्देश देना, सी विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना, डी दो कर्मचारियों के बीच बातचीत। इसका सही उत्तर है सी, विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना। बी सी इज द राइट आंसर। संचार विकर्ण, विपणन विभाग का वित्त विभाग से मेल भेजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संचार की किस दिशा में प्रतिक्रिया सबसे जल्दी होती है? वो कौन सी दिशा है जिसमें संचार में सबसे जल्दी प्रतिक्रिया होती है? ए अधोमुखी, बी ऊर्ध्वगामी, सी क्षैतिज, डी विकर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, क्षैतिज संचार में सबसे जल्दी फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सैनन और बीबर मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? ए प्रेषक, बी शोर, सी प्रतिक्रिया, डी संदेश। तो इसका सही उत्तर है सी, इसमें फीडबैक शामिल नहीं है। फीडबैक शामिल नहीं है तो क्या क्या शामिल है इसमें? प्रेषक है, नॉइज है, मैसेज है, बट फीडबैक शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ए सैनन और बीबर, बी लास्पेल, सी हर्बर्ट ब्लूमर, डी बेल्स। इसका सही उत्तर है हर्बर्ट ब्लूमर। सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्पेल के संचार मॉडल के अनुसार हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट में व्हाट इफेक्ट का क्या अर्थ है? एक बार फिर देखते हैं इसको। इनका मॉडल कौन सा है? संचार मॉडल। और इसमें क्या कहा? हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom विद व्हाट इफेक्ट। इसमें व्हाट इफेक्ट का क्या मतलब है? संदेश का स्रोत, संदेश की सामग्री, संदेश का प्रभाव या परिणाम, संदेश का माध्यम। इसमें ये व्हाट इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ हुआ? संदेश का प्रभाव या परिणाम क्या है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है सी, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल संचार का इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है? ए सैनन बीबर मॉडल, उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, डी डाइकर्स मॉडल। तो इसका सही उत्तर है बी, बी इसका सही आंसर है। उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल ये इंटरैक्टिव प्रक्रिया के रूप में दिखाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार मॉडल में कोडिंग का क्या मतलब है? ए संदेश को भेजना, संदेश को रूपांतरित करना। बी इज द राइट आंसर और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, संदेश को रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांजैक्शनल मॉडल में संचार किस प्रकार का होता है? ए एक तरफा, बी द्विपक्षीय और समानांतर, सी त्रिपक्षीय, डी बिना प्रतिक्रिया वाला। तो इसका सही उत्तर है बी द्विपक्षीय और समानांतर। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल अधिक यथार्थवादी और जटिल संचार को दर्शाता है? ए सैनन बीबर मॉडल, बी उद्दीपन अनुक्रिया मॉडल, सी ट्रांजैक्शनल मॉडल और डी सैनन मॉडल। तो इसका सही उत्तर है सी, ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है
वो ज़्यादा यथार्थवादी है और ज़्यादा जटिल संचार को दर्शाता है। ट्रांजैक्शनल मॉडल इज द राइट आंसर। सो लेट्स बिगिन। आईसीटी, आईसीटी का परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी की बात करें तो आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक बार आप ध्यान से देख लें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें शामिल है कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, ईमेल, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। शिक्षा, शोध और सरकारी कार्यों में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है और यही कारण है कि आईसीटी को यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट जगह मिली हुई है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा पूछ दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या देखिए, महत्वपूर्ण आईसीटी शब्दावली। कुछ इसकी शब्दावली रहती है। ईमेल, ईमेल की फुल फॉर्म हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूआरएल क्या है, ये वेब एड्रेस को लेकर के दिया जाता है। आईएसपी, इंटरनेट सेवा प्रदाता। एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनकी कुछ बेसिक शब्दावलियां हैं, उनकी फुल फॉर्म है, आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। आईसीटी का शिक्षा में उपयोग क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से क्या है? स्वयं, एनपीटीईएल। स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, दोनों अलग अलग हैं। अभी हम आगे आपको स्टडी कराएंगे कि इसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम रहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी मिलती है। मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये इसकी फुल फॉर्म में रखिएगा मूक की, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है जो आए हैं पेपर में, वो मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है तो हमें बताना है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने स्टडी की थी, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लास्ट ईयर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आईसीटी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? आप डीएनएस की फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए डेटा को एनक्रिप्ट करना। ऑप्शन बी डोमेन नाम को आईपी पते में बदलना। ऑप्शन सी वेबसाइट डिज़ाइन करना। ऑप्शन डी वेब पेज को स्टोर करना। इनमें से डीएनएस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डोमेन नेम को आईपी में बदलना, आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है ये एक बार आप कमेंट करके बताएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट मतलब जो डेटा, इनपुट डिवाइस नहीं है। इसमें देखिए कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, माउस। प्रिंटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। आपने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रखा होगा। कभी कभी इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमें स्टडी करके इनको जाना चाहिए। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है HTML का उपयोग किसके लिए होता है? अभी हमने आपको HTML की फुल फॉर्म ऊपर पढ़ाई थी, वो कौन सी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए डेटा एनालिसिस, ऑप्शन बी ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑप्शन सी वेब पेज बनाने के लिए, ऑप्शन डी एंटीवायरस बनाने के लिए। इसका सही आंसर है वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है। HTML का यूज़ किया जाता है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है? ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी डिजीलॉकर, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी अमेजन।
तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिजी लॉकर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। जितने भी स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं और एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं उन्हें डिजी लॉकर के बारे में जानकारी होगी। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म क्या है? डिजी लॉकर एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इस पर आप ध्यान दें। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिजिटल भुगतान, ऑप्शन बी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑप्शन सी सोशल मीडिया, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन शिक्षा। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन शिक्षा, यानी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्वयं प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल नवीनतम संस्करण है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नवीनतम संस्करण है। ऑप्शन ए IPv2, ऑप्शन बी IPv4, ऑप्शन सी IPv6, ऑप्शन डी IPX। इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो नवीनतम संस्करण है उसका सही उत्तर है IPv6। ऑप्शन सी कौन सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP की फुल फॉर्म क्या है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इंटरनेशनल सिस्टम प्रोटोकॉल, इट्स रॉन्ग। इंटरनेशनल सिस्टम प्रोटोकॉल नहीं है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, ये भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है ISP का पूर्ण रूप है। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइडर भी नहीं। ISP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ISP का पूर्ण रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP मल्टीमीडिया में कौन से तत्व होते हैं? मल्टीमीडिया में कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन होता है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स एनिमेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? मैं 1 मिनट में आती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? ऑप्शन ए गूगल ड्राइव, ऑप्शन बी ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी वन ड्राइव, ऑप्शन डी ओरेकल। तो गूगल कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? क्लाउड स्टोरेज सेवा जो ऑप्शन डी ओरेकल जो है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है, ओरेकल जो है वो क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? ए डाटा को स्टोर करना, बी कंप्यूटर को वायरस से साफ करना, सी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना, ऑप्शन डी वेबसाइट को तेज बनाना। तो फायरवॉल का कार्य होता है ऑप्शन सी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से बचाना। नेटवर्क को अधिकृत पहुंच से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए ऑप्शन ए विंडोज 11, ऑप्शन बी मैक OS, ऑप्शन सी लाइनेक्स, ऑप्शन डी iOS। हमारा सही उत्तर है लाइनेक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो मुक्त सोर्स यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT में ब्लूटूथ क्या है? ICT में ब्लूटूथ क्या है? ऑप्शन ए एक ब्राउजर, ऑप्शन बी एक वायरलेस टेक्निक, ऑप्शन सी एक हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी एक नेटवर्क वायरस। तो इसका सही उत्तर है एक वायरलेस टेक्निक। ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्निक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में LMS का क्या अर्थ है? LMS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी लॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी लोकल मशीन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी लिस्ट मैनेजिंग सर्विस। तो इसका सही उत्तर है ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका सही उत्तर क्या है? ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ICT में LMS का अर्थ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है इसका सही उत्तर? लर्निंग
मैनेजमेंट सिस्टम LMS की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी मूक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, इसको टिक करें, अच्छे से स्टडी करें। निम्नलिखित में से कौन सी मूक प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, तो इसका A EDX, B COURSC, R से कोर्सेरा, C स्वयं और D उडमी। तो इसका सही उत्तर है स्वयं। इसका सही उत्तर है C स्वयं। स्वयं जो है एक मूक प्लेटफॉर्म है। स्वयं क्या है, एक मूक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए, ब्राउजर हार्डवेयर होता है, सर्च इंजन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, ब्राउजर से वेबसाइट चलाई जाती है, सर्च इंजन से खोज की जाती है। सी, दोनों एक ही चीज है। डी, ब्राउजर केवल ऑफलाइन कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राउजर से वेबसाइट चलाई जाती है और सर्च इंजन से खोज की जाती है। आप देख पाएंगे क्रोम क्या है, आप बताइए क्रोम क्या ब्राउजर है या फिर सर्च इंजन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई किस टेक्निक पर कार्य करता है। वाईफाई किस टेक्निक पर कार्य करता है। ऑप्शन ए, रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। तो जो वाईफाई है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, स्पाईवेयर, ऑप्शन बी ड्राइवर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी फायरवॉल। तो इसका सही आंसर है एंटीवायरस। एंटीवायरस का किस लिए प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर से वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। आईसीटी का शिक्षा में एक प्रमुख लाभ क्या है। आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन ए, छात्रों का ध्यान भटकाना, बी अधिक कागज का प्रयोग, सी व्यक्तिगत और लचीला शिक्षण, डी केवल खेल आधारित शिक्षा। आईसीटी का शिक्षा में प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण। व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण, आईसीटी में शिक्षा का प्रमुख लाभ है व्यक्तिगत और फ्लेक्सिबल शिक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अभी हमने बोला था आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताएंगे, यहाँ पे देखिए इसका अर्थ। ऑप्शन ए, केबल इंटरनेट चलाना, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन सी इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और एक्सेस, ऑप्शन डी मोबाइल ऐप चलाना या बनाना। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और एक्सेस। इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस, तो ये सही उत्तर है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का क्या कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए, केवल डेटा संग्रह करना, ऑप्शन बी केवल आउटपुट देना, ऑप्शन सी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन डी नेटवर्क कनेक्ट करना। इसका सही उत्तर है डेटा प्रोसेस करना। डेटा प्रोसेस करना, इसका सही उत्तर है डेटा प्रोसेस करना। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी सही फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसकी पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, इसको फुल स्पेलिंग में समझिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिट, BIT बिट किसका संक्षिप्त रूप है। आईसीटी में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी डेप्थ में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं टैकल करने में। UGC नेट JRF में अच्छा स्कोर करने के लिए फर्स्ट पेपर में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने चाहिए। सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो आप JRF इजीली क्लियर कर सकते हैं। बिट किसका संक्षिप्त रूप है। फर्स्ट ए ऑप्शन बाइनरी ट्री, सेकेंड बाइनरी डिजिट, सी बाइट इंटीजर, डी बेस इंटरफेस। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, आईसीटी में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। आईसीटी में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है। ए वेबसाइट की गति, बी नेटवर्क की क्षमता, सी प्रिंटर की गति, डी हार्ड डिस्क का आकार, बी नेटवर्क की क्षमता, बी नेटवर्क की क्षमता। आईसीटी में बैंडविड्थ का अर्थ होता है नेटवर्क की क्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं आती है। ए ईमेल, बी टेलीमेडिसिन,
सी रेडियो, डी ई लर्निंग। तो आईसीटी के अंतर्गत रेडियो की सेवा नहीं आती है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि आती है पूछा गया है। ये बहुत ही बेसिक और ह्यूमन मिस्टेक है जो अक्सर एग्जाम में हो जाती है, इस पर भी विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकीज़ का उपयोग किस में होता है? कुकीज़ का उपयोग किस में होता है? ए डेटा एनालिसिस, बी नेटवर्क स्पीड बढ़ाने में, सी यूजर की जानकारी स्टोर करने में, डी बैरिस फैलाने में। तो कुकीज़ का उपयोग किस में होता है? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूजर की जानकारी स्टोर करने में। यूजर की जानकारी स्टोर करने में कुकीज़ का उपयोग किया जाता है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए 2005, बी 2010, सी 2015, डी 2020। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया था सी 2015 में। कब शुरू किया गया था? 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत? 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी आधारित मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? आईसीटी आधारित मूल्यांकन का एक उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए पेपर पेंसिल टेस्ट, ऑप्शन बी कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी बोर्ड लिखित परीक्षा। इसका सही उत्तर है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये इसका सही उत्तर है आईसीटी का। आप देखते हैं हमारा यूजीसी नेट का पेपर भी सीबीटी मोड पे होता है, सीबीटी मोड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल प्लस सी किसका शॉर्टकट है? ए कट करने के लिए, बी पेस्ट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, डी सेव करने के लिए। तो उसका सही उत्तर है सी कॉपी करने के लिए। चलिए बताइए, कंट्रोल बी जो है वी बैन वाला वी, कंट्रोल वी जो है वो किसका शॉर्टकट है? किसका शॉर्टकट है? तो कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए है, कंट्रोल बी किसका शॉर्टकट है? आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल स्टोरेज बैंड, नेक्स्ट यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सिस्टम ब्रिज, डी यूनिफॉर्म सिक्योर बफर। इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पैम मेल का क्या अर्थ है? अब आपने स्पैम मेल के बारे में पढ़ा होगा और स्पैम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। तो बताइए स्पैम मेल का क्या अर्थ है? स्पैम मेल का क्या अर्थ है? ए उपयोगी ईमेल, बी सरकारी मेल, सी अनचाहा मेल, डी एनक्रिप्टेड मेल। इसका सही आंसर है सी अनचाहा मेल, अनचाहा मेल, अनचाहा मेल। इसका क्या है? ईमेल। स्पैम का ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी में नेटिक्वेट्स का क्या मतलब है? ए कंप्यूटर वायरस, एटिकेट्स था वो, तभी मैं समझ नहीं पाई क्या लिख रहे हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार, नो इट्स नेटिक्वेट्स। वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है वो जनरल बिहेवियर के लिए आता है। कंप्यूटर वायरस, इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार, बी वेबसाइट का नाम, सी नेटवर्क प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है इंटरनेट उपयोग के शिष्टाचार की। आप इंटरनेट उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? इंटरनेट उपयोग का शिष्टाचार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ जो हम हर वक्त यूज करते हुए दिखाई पड़ते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है? ए पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंट डाउनलोड फाइल, सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी पर्सनल डेटा फाइल। तो इसका सही उत्तर है सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप मुझे बताएं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? SSL सिक्योर सॉकेट लेयर किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? ए वेबसाइट की डिज़ाइन के लिए, बी नेटवर्क को तेज करने के लिए, सी वेबसाइट पर सुरक्षित संचार के लिए,
डी मोबाइल सिग्नल बढ़ाने के लिए। SSL का उपयोग जो है वेबसाइट पर सुरक्षित संचार करने के लिए किया जाता है। वेबसाइट पर सुरक्षित संचार करने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है? ए फायरफॉक्स, बी VLC मीडिया प्लेयर, सी जूम, डी एडोब फोटोशॉप। तो हमारा सही उत्तर है जूम। ये किस लिए यूज होता है? एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा है। कोविड के समय पर आपने देखा होगा इसका बहुत ज़्यादा यूज बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICT में बैंडविड्थ को किसमें मापा जाता है? अभी हमने पूछा था बैंडविड्थ क्या होता है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं ICT में बैंडविड्थ को किसमें मापा जाता है? ए इंचेस, बी MBPS, सी वोल्ट्स, डी किलोग्राम। तो ये बेसिक ऑप्शंस देख के आप बता सकते हैं कि इसको बी इज द राइट आंसर, MBPS में मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीप्रेजेंस किससे संबंधित है? टेलीप्रेजेंस किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मोबाइल नेटवर्क, ऑप्शन बी आभासी। जितनी भी क्वेश्चंस अभी तक हमने आपको करवाए हैं एक बार आप उनको देखें, फिर उसके बाद दोबारा उसको सुने ताकि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में आए। हमारे पास एक डेटा रहता है ना जिसमें बताया जाता है कि लिखा हुआ पढ़ने से कितना याद रहता है, सुनने से कितना याद रहता है, फोटोग्राफिक तरीके से याद करने पे कितना याद रहता है। तो इसमें विजुअल्स और हियरिंग का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। टेलीप्रेजेंस हमारा बी ऑप्शन है, आभासी उपस्थिति और दूरस्थ संचार, ईमेल सेवाएं, फोटोग्राफी। तो इसका सही उत्तर है बी आभासी उपस्थिति और दूरस्थ संचार। तो आप कोशिश करिए एक बार पढ़ें और दूसरी बार सुने और तीसरी बार इसको अपने फोटोजेनिक मेमोरी के थ्रू याद करने की कोशिश करें और इससे अपने माइंड की एक्सरसाइज भी कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT में ब्लॉग का उपयोग किस लिए होता है? ब्लॉग का उपयोग ए गेम खेलने के लिए, बी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, सी व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए, डी ईमेल भेजने के लिए। हमारा सही उत्तर है सी व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए, व्यक्तिगत विचार और सूचनाएं साझा करने के लिए ICT में ब्लॉग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हम आपसे फिर पूछ रहे हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या लाभ है? ऑप्शन ए, या केवल ऑफलाइन चलता है, इसका सोर्स कोड बंद होता है, इससे कोई भी मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है, या केवल सरकारी कंप्यूटर पर चलता है। तो इसका सही उत्तर है सी, इसे कोई भी उपयोग मुफ्त में उपयोग और संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT के क्षेत्र में VoIP का क्या अर्थ है? VoIP का अर्थ क्या है? ए विजुअल आउटपुट इन प्रोसेस, बी वीडियो ओवर इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी वर्चुअल ऑपरेटिंग इंटरनेट प्रोग्राम। इसका सही उत्तर है सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है सी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, QR कोड का पूरा नाम क्या है? जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है QR कोड का फुल फॉर्म क्या है? ए क्विक रिएक्शन, बी क्विक रिस्पॉन्स, सी क्विक रिट्राइवल, डी क्वेरी रिस्पॉन्स। इसका सही उत्तर है बी क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बिट के बारे में देखते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जब मैं पेपर देती थी तब पेपर में आया करता था। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट 1 MB में 1024 KB होता है। 1 GB में 1024 MB होता है। तो इसको आप पढ़ के जाइए। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देते हैं।
कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो के पहले आपका बाइट आ गया, फिर केबी आ गया, फिर एमबी आ गया, फिर जीबी आ गया। कंप्यूटर मापन में 1024 का गुणक होता है, डेसिमल में 1000 होता है। बिट सबसे छोटा यूनिट है, बिट क्या है, सबसे छोटा यूनिट है, और यह सिर्फ 0 या 1 हो सकता है। बिट जो है सबसे छोटा यूनिट है। अब आगे देखते हैं, यूनिट का नाम देखिए, संक्षिप्त नाम इनके दिए गए हैं और साइजेस दिए गए। इस वाले डेटा पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। एक बिट में कितना साइज होता है, एक बिट में कितना साइज होता है, ये देखिए पहले आप, एक बिट ही होता है। एक बाइट में, ये इस पे था, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। एक मेगाबाइट में, देखिए एक किलोबाइट में 1024 बाइट हो गए। एक मेगाबाइट यानी कि एक एमबी में 1024 केबी हो गया। फिर एक गीगाबाइट, एक जीबी में 1024 एमबी हो जाता है। एक टेराबाइट में 1024 जीबी आ जाता है। एक पेटाबाइट में क्या आ जाएगा, 1024 टीबी आ जाएगा। एक एक्साबाइट जो है उसमें क्या जाएगा, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। इस तरीके से पूरा डेटा यहाँ पे आपको दे रखा है। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्रोनोलॉजिकल वे में ज़रूर पढ़िएगा कि किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वयं क्या है, ये आपको पढ़ना है। स्वयं क्या है, देखिए स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। अभी हमने पढ़ा था ना मूक के बारे में, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना है। और ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं की शुरुआत कब हुई थी? स्वयं की शुरुआत हुई थी 2017 जुलाई 2017 में इसकी स्टार्टिंग हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी, वर्तमान में ये शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब ये शिक्षा मंत्रालय है। इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। किसकी? स्वयं की बात मैं कर रही हूँ, स्वयं की। तकनीकी समर्थन क्या है? AICT, UGC, IGNOU, NPTEL, CEC, NCERT, IMB, इनकी मदद से ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वयं के उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसी शिक्षा को बढ़ावा देना? डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना, महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को लेक्चर मुफ्त उपलब्ध कराना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के जो लेक्चर्स हैं वो बच्चों तक मुफ्त में जाएं, इस पर विशेष जोर दिया गया है। तो स्वयं कब आया? 2017 में आया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आया था, जुलाई 2017, इसकी डेट याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त और डिजिटल रूप में हर विद्यार्थी तक पहुंचाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पर उपलब्ध कोर्सेज कौन कौन से हैं? देखिए, स्कूल स्तर के हैं, एकेडमिक लेवल के 9 to 12 तक, UG PG स्तर के BA, BSc, MA, MSc आदि कोर्सेज हैं। प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। शिक्षण तकनीक में हमने आपको पहले ही बताया, NITTR, NCERT, IGNOU आदि द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं से जुड़े हुए कुछ संस्थान, NPTEL, UGC, IGNOU जनरल डिग्री दे रहा है, NCERT स्कूल स्तर की, IIMB मैनेजमेंट कोर्स, CEC गैर तकनीकी UG कोर्स, AICT तकनीकी शिक्षा। इन पर आप एक नज़र दौड़ा लें कि कौन सा संस्था जो है कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं के 4 पिलर हैं। पहला एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी। एक्सेस, 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक्सेस, पहुंच होनी चाहिए हर किसी को शिक्षा तक।
इक्विटी समानता की बात करें, संसाधन की कमी वाले छात्रों के लिए भी है। क्वालिटी शीर्ष संस्थानों के ये कोर्स हैं। अफोर्डेबिलिटी सुलभता, मुफ्त और सस्ती शिक्षा। ये 4 पिलर्स आप जरूर याद करके रखें। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्वयं। स्वयं की कुछ विशेषताएं देखिए, किस फॉर्मेट में आपको इनके लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, इसमें फोरम पर डिस्कशन किया जाता है। वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन टेस्ट, फोरम पर डिस्कशन, फाइनल परीक्षा देकर आप सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज में हो सकता है नॉमिनल फी भी पड़ती हो। तो वीडियो लेक्चर है, ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, फोरम पर डिस्कशन, फाइनल परीक्षा देकर प्रमाण पत्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है। इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं किसका संक्षिप्त रूप है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जरूर याद रखें, पेपर में पूछ दी जाती है। जब ऑप्शंस दिए होते हैं ना तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से इसको याद कर रखा है, समझ रखा है, तो ये आपको क्लियर रहेगा। स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। स्वयं में एनपीटीईएल किस प्रकार के कोर्स उपलब्ध कराता है? इंजीनियरिंग और तकनीकी कोर्स उपलब्ध कराता है एनपीटीईएल। स्वयं का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मुफ्त ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट, अभी हमने स्वयं पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा स्वयं का ही एक भाग है। 32 DTH चैनल्स के जरिए 24/7 ये मुफ्त शिक्षा मिलती है। किस पे मिल रही है? टीवी पर मिल रही है। इसमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इन्होंने बोला 32 DTH चैनल्स हैं, 24/7 शिक्षा मिलती है। किस पे? टीवी पर। कैसी मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी 7 जुलाई 2017, डेट याद रखिएगा, और ये शुरुआत किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब यह शिक्षा मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब इस वक्त शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी स्वयं और स्वयं प्रभा की, तब इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। मुख्य उद्देश्य क्या है स्वयं प्रभा के? बिना इंटरनेट के भी शिक्षा देना, ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट पहुंचाना, 24 घंटे शिक्षा चैनल्स की सुविधा, स्वयं प्लेटफॉर्म के समान कंटेंट टीवी पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? कुल 34 DTH चैनल। स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? 34 DTH चैनल, हर विषय या क्षेत्र के लिए अलग चैनल। अभी आपने यहाँ पे जो डेटा पढ़ा था वो था 32, और यहाँ पे मेंशन है कुल 34 DTH चैनल। आप मुझे कंफर्म करके बताइए कि 32 चैनल्स हैं या फिर 34 DTH चैनल्स हैं, कमेंट करके हमको बताएं। हर विषय या क्षेत्र के लिए अलग चैनल है। हर दिन 4 घंटे नया कंटेंट प्रसारित किया जाता है, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। 4 घंटे नया कंटेंट, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है। हमारा नेक्स्ट तकनीक सहयोग क्या मिलता है? इसरो के GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से इसका प्रसारण किया जा रहा है। ये भी पूछा गया है। DTH सेवा है, DD फ्री डिश, टाटा प्ले, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध है। स्वयं प्रभा के लाभ क्या है? इंटरनेट के बिना भी डिजिटल शिक्षा, टीवी पर वीडियो लेक्चर, गांव कस्बों में भी पहुंच, हर छात्र के लिए निःशुल्क सेवा, हर छात्र के लिए निःशुल्क सेवा। नेक्स्ट देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब हुई थी? इसके कुछ क्वेश्चंस और थे। हाँ, स्वयं प्रभा क्या है? यह एक DTH सेवा है जो 24/7 शैक्षणिक टीवी चैनल्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? 34 चैनल हैं। स्वयं प्रभा किस सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित हो रही है? GSAT 15 इसरो द्वारा। 7 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी, और दिन में कितनी बार कंटेंट दोहराया जा रहा है? दिन में 5 बार कंटेंट रिपीट किया जा रहा है। रिवीजन का भी अच्छा माध्यम, एक बार मिस हो जाए तो आप दूसरी बार इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई 2017 में। स्वयं का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा, सी ऑप्शन सही है। स्वयं के तहत प्रमाण पत्र कब प्राप्त होता है? कोर्स और परीक्षा पास करने से। स्वयं प्रभा क्या है? एक मोबाइल ऐप, एक DTH आधारित शैक्षणिक टीवी चैनल सेवा, एक रेडियो स्टेशन, एक ऑफलाइन परीक्षा पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है एक DTH आधारित
शैक्षणिक टीवी चैनल, बी इज द राइट आंसर। स्वयं प्रभा कितने डीटीएच चैनलों पर आधारित हो रही है? डी 34। देखिए 34 ही इसका सही उत्तर है। तो आपको पता चल गया है कि 34 चैनल्स पर ही चलता है। स्वयं प्रभा सेवा की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2015, जुलाई 2017, मार्च 2016, अगस्त 2018। 2017 जुलाई में स्वयं प्रभा की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा के चैनलों पर एक दिन में कितने घंटे का नया कंटेंट प्रसारित किया जाता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 आवर्स, 8 आवर्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है 4 आवर्स। कितने आवर्स चाहिए? 4 आवर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा किसके सहयोग से सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित होता है? डीआरडीओ, ट्राई, इसरो, बीएसएनएल। इसका सही उत्तर है इसरो। और कौन सी सैटेलाइट होती है? जी सेट 16। अभी आप एक बार चेक कर लीजिए कौन सी सैटेलाइट होती है? जी सेट 15। कौन सी सैटेलाइट होती है? जी सेट 15। अभी देखा कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। जी सेट 15। स्वयं प्रभा किस प्रकार के छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है? शहर के छात्रों के लिए, केवल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए, इंटरनेट सुविधा से वंचित छात्रों के लिए, केवल स्कूल स्तर के छात्रों के लिए। इसका सही उत्तर है इंटरनेट सुविधा से वंचित छात्रों के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वयं प्रभा के लिए सामग्री नहीं बनाती है? एनपीटीईएल, इग्नू, यूजीसी, आईबीपीएस। तो सही उत्तर है आईबीपीएस जो है वो स्वयं प्रभा के लिए सामग्री नहीं बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा से किस प्रकार की शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए केवल वीडियो गेम्स, ऑप्शन बी मनोरंजन प्रोग्राम, विषयवार वीडियो लेक्चर, विज्ञापन और न्यूज। इसका सही उत्तर है सी विषयवार वीडियो लेक्चर। स्वयं प्रभा के लिए कौन सा सैटेलाइट प्रयोग किया जाता है? INSAT 3A, GSAT 15, GSAT 16, EDUSAT। तो इसका सही उत्तर है GSAT 15। और कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसरो प्रोवाइड करता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी माउस, डी स्पीकर। तो इसका सही आंसर है सी माउस। सी इज दी राइट आंसर। क्या है इसका सही उत्तर? सी माउस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? HTML का पूर्ण रूप क्या है? ए हाइपरलिंक्स एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, डी हाइपरलिंकिंग टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। इसका सही उत्तर है बी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बी इज दी राइट आंसर। ये HTML की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, संचार की प्रक्रिया में प्रेषक क्या करता है? संचार की प्रक्रिया में प्रेषक क्या करता है? यानी कि प्रेषक सेंडर जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो क्या करता है? ए सूचना प्राप्त करता है, बी सूचना को एनकोड करता है, सी शोर उत्पन्न करता है, डी फीडबैक देता है। इसका सही उत्तर है बी सूचना को एनकोड करता है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व क्या है? संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व क्या है? ए चैनल, बी फीडबैक, सी शोर, डी संदर्भ। तो इसका सही उत्तर है सी शोर। नॉइस जो है वो संचार में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? ए डेटा को स्टोर करना, बी निर्देशों को प्रोसेस करना, सी प्रिंट करना, डी नेटवर्किंग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी निर्देशों को प्रोसेस करना। सी बी इज दी राइट आंसर। निर्देशों को प्रोसेस करना ये किसका कार्य है? सीपीयू का मुख्य कार्य है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण है? ए ईमेल, बी समाचार पत्र, सी टेलीफोन वार्ता, डी संकेत भाषा। इसका सही उत्तर है सी टेलीफोन वार्ता। इसका सही उत्तर क्या है? सी है टेलीफोन वार्ता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए विंडोज, बी लाइनक्स, सी मैक ओएस, डी डीओएस। तो देखिए इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइनक्स है। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व क्या है? प्रभावी संचार के लिए आवश्यक तत्व क्या है? ए उच्च आवाज, बी सुंदर प्रस्तुति, सी स्पष्टता, डी तकनीकी शब्दावली। ए उच्च आवाज, बी सुंदर प्रस्तुति, सी स्पष्टता, डी तकनीकी शब्दावली। प्रभावी संचार के लिए किसकी आवश्यकता है? सी स्पष्टता। सी इज दी राइट आंसर। किसकी आवश्यकता है? सी स्पष्टता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑफलाइन संचार, बी ऑनलाइन संचार, सी मौखिक संचार, डी पारंपरिक संचार। इसका सही उत्तर है बी ऑनलाइन संचार। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, संचार का मतलब कम्युनिकेशन से है, बी ऑनलाइन कम्युनिकेशन। बी इज दी राइट आंसर। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम ऑनलाइन संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, www का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वेब वर्ल्ड वाइड, सी वर्ल्ड वेब विंडो, डी वाइड वर्ल्ड वेब। तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ए टिम बर्नर्स-ली, बी रे टॉमलिंसन, सी लैरी पेज, डी बिल गेट्स। ए टिम बर्नर्स-ली, बी रे टॉमलिंसन, सी लैरी पेज, डी बिल गेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था। बी इज दी राइट आंसर। ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमलिंसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी प्रिंटर, डी स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? सी प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस करा रही हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्टली यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जा चुके हैं और इस तरह के टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और इन्हें वॉच करें। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का प्रमुख लाभ क्या है? ए खर्च बढ़ाना, बी पढ़ाई में रुकावट, सी अनुकूलन और सहभागिता बढ़ाना, डी इंटरनेट पर निर्भरता। तो हमारा सही उत्तर है सी अनुकूलन और सहभागिता बढ़ाना। सी अनुकूलन और सहभागिता बढ़ाना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ए गूगल क्रोम, बी मोजिला फायरबॉक्स, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डी सफारी। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ क्या है? ए इंटरनेट प्रोसेस, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी इंटरफेस प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी इज दी राइट आंसर। इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी इज दी राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार प्रक्रिया का अंतिम घटक क्या होता है? संचार प्रक्रिया का अंतिम घटक क्या होता है? ए प्रेषक, बी माध्यम, सी शोर, डी फीडबैक। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो अंतिम घटक होता है, जो लास्ट स्टेज रहता है, वो क्या है? डी फीडबैक है। डी इज दी राइट आंसर। डी फीडबैक। फीडबैक इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ए एमएस वर्ड, बी फेसबुक, सी एक्सेल, डी पेंट। तो इसका सही उत्तर है बी। फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही उत्तर है सी। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का
मस्तिष्क कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचार के कितने मूल घटक होते हैं? संचार के कितने मूल घटक होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही आंसर है सी 5। सी इज द राइट आंसर 5। प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्रहणकर्ता और फीडबैक। प्रेषण, संदेश, माध्यम, ग्रहणकर्ता और फीडबैक। प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्रहणकर्ता और फीडबैक। इसमें प्रेषक मतलब सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक, ये इसके संचार के 5 मूल घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक ई लर्निंग के अंतर्गत आती है? ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बी समाचार पत्र, सी टेलीविजन, डी रेडियो। तो इसका सही उत्तर है ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बी इज द राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? ए स्टार, बी बस, सी ट्रायंगल, डी रिंग। कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ट्रायंगल जो है वो टोपोलॉजी नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल पते में @ चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए यूजर नेम और पासवर्ड को जोड़ने के लिए, बी यूजर नेम और सर्वर नाम को जोड़ने के लिए, सी फोल्डर और फाइल को जोड़ने के लिए, डी कोई विशेष कार्य नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यूजर नेम और सर्वर नेम को जोड़ने के लिए। यूजर नेम और सर्वर नेम को जोड़ने के लिए। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारी, ए लोकल एरिया नोड, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लार्ज एरिया नेटवर्क, डी लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क। इसका सही आंसर क्या होगा? बी लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लैन की फुल फॉर्म है, लोकल एरिया नेटवर्क। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा वेब डिजाइन के लिए प्रयुक्त होती है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा वेब डिजाइन के लिए प्रयुक्त होती है? ए HTML, बी MS वर्ड, सी एक्सेल, डी फोटोशॉप। तो इसका सही उत्तर है ए HTML इज द राइट आंसर। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा वेब डिजाइन के लिए प्रयुक्त होती है? HTML इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT में टी का अर्थ क्या है? ए टेक्स्ट, बी टाइपिंग, सी टेलीफोन, डी टेक्नोलॉजी। तो टी का अर्थ क्या है? ICT में टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UGC नेट परीक्षा में ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सामान्य ज्ञान की जांच करना, बी कंप्यूटर का ज्ञान मापना, सी डिजिटल साक्षरता और तकनीक ज्ञान की जांच करना, डी केबल इंटरनेट उपयोग की जानकारी देना। तो इसका सही उत्तर है सी, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान की जांच करना। डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान की जांच करना। सी इज द राइट आंसर। ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? ए हार्डवेयर को नष्ट करना, बी यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, सी कंप्यूटर बंद करना, डी वायरस हटाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। बी यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? ए वायरलेस फिडेलिटी, बी बाइट फिडेलिटी, सी वेब फिडेलिटी, डी वायरलेस फ्रीक्वेंसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी ब्रॉडबैंड तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी ब्रॉडबैंड टेक्निक नहीं है?
तो देखते हैं कौन सी नहीं है। ए DSL, बी डायल अप, सी केबल मॉडेम, डी फाइबर। सी केबल मॉडेम, डी फाइबर। कौन सी ब्रॉडबैंड टेक्निक नहीं है? ए DSL, बी डायल अप। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी डायल अप जो है वो ब्रॉडबैंड टेक्निक नहीं है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ टेक्निक किस प्रकार की होती है? ब्लूटूथ टेक्निक किस प्रकार की होती है? ए वायर्ड, बी ऑप्टिकल, सी रेडियो वेब आधारित वायरलेस, डी सैटेलाइट आधारित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी रेडियो वेब आधारित वायरलेस। ब्लूटूथ टेक्निक किस प्रकार की होती है? सी रेडियो वेब आधारित वायरलेस। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, सी यूनिफॉर्म रिट्राइवल लोकेटर, डी यूनिवर्सल रिट्राइवल लैंग्वेज। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर क्या है? ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT का पूरा नाम क्या है? ICT का पूरा नाम क्या है? ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, बी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बी इज दी राइट आंसर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, सी हाइपर टेक्स्ट हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ISP का पूर्ण रूप क्या है? ISP का पूर्ण रूप क्या है? ए इंटरनेट सर्वर प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सी इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, डी इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो ISP का पूर्ण नाम क्या है? बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जितनी भी फुल फॉर्म्स यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं, ये सभी पेपर में आने के चांसेस हैं। ICT के पेपर में इस तरीके की फुल फॉर्म्स कभी कभी पूछ दी जाती हैं। आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप इनको पढ़ करके चाहिए, एक बार इस डेटा अच्छे से याद कर लीजिए, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत फिर खत्म हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड, बी यूनाइटेड सीरियल बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी यूनिफॉर्म स्पीड बस। तो USB का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सा ऑप्शन है? सी यूनिवर्सल सीरियल बस। सी इज दी राइट आंसर, यूनिवर्सल सीरियल बस। सी इज दी राइट आंसर। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है CPU की? ए सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसका सही आंसर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छे से याद कीजिए इसको, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सही उत्तर है सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन पब्लिक डॉक्यूमेंट फोल्डर, ऑप्शन डी पोर्टेबल डेटा फाइल। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है बी
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ए शॉर्ट मैसेज सर्विस, बी इसका फुल फॉर्म, दोबारा मुझे एक क्वेश्चन बैक जाना पड़ेगा, शायद वॉइस जो थी वो बंद हो गई थी। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? ए शॉर्ट मैसेज सर्विस, बी सिंपल मैसेज सिस्टम, सी स्मॉल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, डी सिग्नल मैसेज सर्विस। इसका सही उत्तर होगा ए शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होगा इसका सही उत्तर? ए शॉर्ट मैसेज सर्विस। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? ए डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? ए डोमेन नेम सर्वर, बी डेटा नेटवर्क सिस्टम, सी डोमेन नेटवर्क सर्विस, डी डिजिटल नेमिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर इज द राइट आंसर। डीएनएस का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सर्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ए एलन ट्यूरिंग, बी चार्ल्स बेबेज, सी जॉन वॉन न्यूमैन, डी टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है बी चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? बी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहा जाता है? ए रे टॉमलिंसन, बी टिम बर्नर्स-ली, सी बेन सर्फ, डी बिल गेट्स। किसको कहा जाता है? सी बेन सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब www के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब के जनक किसको कहा जाता है? ए बेन सर्फ, बी टिम बर्नर्स-ली, सी चार्ल्स बेबेज, डी एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी टिम बर्नर्स-ली। इसका सही आंसर है बी टिम बर्नर्स-ली। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के जनक कौन है? AI के जनक कौन है? ए एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, सी चार्ल्स बेबेज, डी स्टुअर्ट रसेल। तो इसका सही उत्तर है बी जॉन मैकार्थी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूजीसी नेट पेपर 1 ICT और कम्युनिकेशन पर बेस्ड जितनी भी MCQ हो सकते हैं मोस्टली हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आ रहा है तो लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही उत्तर क्या होगा देखते हैं। ए लैरी पेज, बी टिम कुक, सी रे टॉमलिंसन, डी टेड नेल्सन। तो इसका सही उत्तर होगा सी रे टॉमलिंसन। क्या इसका सही उत्तर? रे टॉमलिंसन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवधारणा देने वाली पहली महिला कौन थी? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवधारणा देने वाली फर्स्ट वीमेन कौन थी? ए ग्रेस हॉपर, बी एडा लवलेस, सी मैरी क्यूरी, डी हेडा लार्सन। तो इसका सही उत्तर है बी एडा लवलेस। बी एडा लवलेस। बी इज दी राइट आंसर। एडा लवलेस। बी इज दी राइट आंसर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अवधारणा देने वाली पहली महिला कौन है? एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस के आविष्कारक कौन है? माउस के आविष्कारक कौन है? ए डगलस एंगलवर्ड, बी बिल गेट्स, सी स्टीव जॉब्स, डी डेनिस रिची। तो इसकी सही आंसर है ए डगलस एंगलवर्ड। डगलस एंगलवर्ड जो है वो माउस के आविष्कारक हैं। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की थी? जावा प्रोग्रामिंग भाषा या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? ए जेम्स गोसलिंग, बी डेनिस रिची, सी विजार्ड न्यूमैन, डी निकोलस वर्थ। इसका सही उत्तर होगा
ए जेम्स गोसलिंग, जेम्स गोसलिंग इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की थी? सी प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की थी? ए जेम्स गोसलिंग, बी विजार्ड न्यूमॉन, सी डेनिस रिची, डी एलन के। तो इसका सही आंसर होगा सी डेनिस रिची, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट का पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? इंटरनेट का पहला प्रोटोकॉल कौन सा था? ए टीसीपी आईपी, बी एफटीपी, सी एचटीटीपी, डी यूडीपी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए टीसीपी आईपी। इंटरनेट का जो पहला प्रोटोकॉल था वो कौन सा था? टीसीपी आईपी। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम जो है भारत में कब शुरू किया गया? ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। तो इसका सही उत्तर होगा सी 2015। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था सी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी के क्षेत्र में मूक MOOC का पूरा नाम क्या है? ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, बी मल्टीमीडिया ऑनलाइन ऑपरेटिंग कोर्स, सी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑनलाइन कोर्स, डी मेजर ऑनलाइन ऑप्शन कोर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की ई लर्निंग वेबसाइट स्वयं किसका उदाहरण है? भारत सरकार की ई लर्निंग वेबसाइट स्वयं किसका उदाहरण है? ए ऑफलाइन लर्निंग, बी मूक प्लेटफॉर्म, सी क्लासरूम एजुकेशन, डी सोशल मीडिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी मूक प्लेटफॉर्म, बी इज दी राइट आंसर। मूक की फुल फॉर्म क्या थी? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। हो सकता है जून 2025 के पेपर में भी क्वेश्चंस आए, और अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं रिपीटेड तो ये आपको कम से कम 8 to 10 मार्क्स आगे ही रखता है, विच विल बी गुड फॉर योर रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजीसी का आईसीटी आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म क्या है? यूजीसी का आईसीटी आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म क्या है? ए स्वयं, बी दीक्षा, सी ई पाठशाला, डी शगुन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए स्वयं, ए स्वयं। आईसीटी आधारित जो शिक्षण प्लेटफॉर्म है वो है ए स्वयं, ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स के बीच संचार को क्या कहा जाता है? ए डुप्लीकेसिंग, बी इंटरफेसिंग, सी कनेक्टिंग, डी डेटा ट्रांसफर। इसका सही आंसर होगा डी डेटा ट्रांसफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी डेटा ट्रांसफर, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है? ए गूगल ड्राइव, बी ड्रॉपबॉक्स, सी वन ड्राइव, डी फोटोशॉप। तो इसका सही उत्तर है डी फोटोशॉप, डी फोटोशॉप, डी इज दी राइट आंसर। ये क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए केवल शिक्षक को सुविधा देना, केवल शिक्षक को सुविधा, समय और स्थान को बाधा समाप्त करना, सी केवल वीडियो देखना, डी मोबाइल पर गेम खेलना। तो इसका सही आंसर क्या है? बी समय और स्थान की बाधा समाप्त करना। इसका सही आंसर क्या है? समय और स्थान की बाधा समाप्त करना, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है? कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है बी स्कैनर। स्कैनर जो वो है वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है। कौन सा सही आंसर है? बी, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? ए कंप्यूटर, बी कम्युनिकेशन, सी कोडिंग, डी कमांड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी कम्युनिकेशन, बी इज दी राइट आंसर। आईसीटी में सी का अर्थ क्या है? बी कम्युनिकेशन, बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
किसी वेबसाइट का यूनिक पता क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का यूनिक पता क्या कहलाता है? A IP, B ईमेल, C URL, D HTTP। इसका सही उत्तर है C URL। इसका सही आंसर क्या है? C URL। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टेक्निक का प्रयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? किस टेक्निक का प्रयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? A ईथरनेट, B USB, C वाईफाई, D CD रोम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? C वाईफाई। किस टेक्निक का प्रयोग वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है? C वाईफाई का। C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अस्थायी मेमोरी है, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी है? A रोम, B हार्ड डिस्क, C रैम, D CD। तो इसकी टेम्परेरी मेमोरी क्या है? C रैम, रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी रैम। और रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल की कितनी परतें होती हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल की कितनी परतें होती हैं? A 5, B 6, C 7, D 8। तो इसका सही उत्तर है C 7। कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं। C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का उदाहरण है? A इंटरनेट बैंकिंग, B डिजी लॉकर, C टेलीविजन, D न्यूज़पेपर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? B डिजी लॉकर। ई गवर्नेंस का उदाहरण क्या है? B डिजी लॉकर। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT आधारित शिक्षण में सबसे उपयोगी उपकरण क्या है? ICT आधारित शिक्षण में सबसे उपयोगी उपकरण क्या है? A व्हाइट बोर्ड, B ऑडियो कैसेट, C इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड, D चॉक। तो इसका सही आंसर क्या है? C इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। C इज दी राइट आंसर। ICT आधारित शिक्षण में सबसे उपयोगी उपकरण है इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस टेक्निक का प्रयोग होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस टेक्निक का प्रयोग होता है? A ऑडियो सिग्नल, B केबल डेटा ट्रांसफर, C मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, D रेडियो वेब। इसका सही आंसर है C मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। C इज द राइट आंसर। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लिप्ड क्लासरूम किस पर आधारित है? फ्लिप्ड क्लासरूम किस पर आधारित है? A केवल ऑफलाइन शिक्षा, B पहले घर में अध्ययन और फिर कक्षा में चर्चा, C केवल शिक्षक द्वारा व्याख्यान, D केवल परीक्षा तैयारी। तो इसका सही आंसर होगा B पहले घर में अध्ययन और फिर कक्षा में चर्चा। B इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? B है। B इज दी राइट आंसर। पहले घर में अध्ययन, फिर क्लास में चर्चा या क्लास में डिस्कशन। होम स्टडी, आफ्टर दैट डिस्कशन इन क्लास। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? A HTTP, B FTP, C HTTPS, D IP। इसका सही आंसर है C HTTPS। C इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICT में ई कंटेंट का क्या अर्थ है? ICT में ई कंटेंट का क्या अर्थ है? A इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, B डिजिटल रूप में शैक्षिक सामग्री, C केवल ऑडियो फाइल, D गेमिंग सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा? B डिजिटल रूप में शैक्षिक सामग्री। V इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ICT आधारित शिक्षा में OER का पूर्ण रूप क्या है? ICT आधारित शिक्षा में OER का पूर्ण रूप क्या है? A ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, B ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, C ओपन एग्जाम रिसोर्स, D ओपन ई लर्निंग रेगुलेशन। इसका सही आंसर है A ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स इज दी
राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मूक प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? मूक प्लेटफॉर्म यानी कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, इसका उद्देश्य क्या है? ए पैसे कमाना, बी गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाना, सी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, डी सोशल नेटवर्किंग। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना। सी इज दी राइट आंसर। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल डॉक्स का किसका एग्जाम्पल है? गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है? ए ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, बी क्लाउड बेस्ड टूल, सी केबल मोबाइल ऐप, डी ऑडियो डिवाइस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी क्लाउड बेस्ड टूल, बी इज दी राइट आंसर। क्लाउड बेस्ड टूल, ये इसका सही आंसर है। गूगल डॉक्स किसका उदाहरण है? क्लाउड बेस्ड टूल का, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिजिटल लर्निंग में LMS का क्या अर्थ है? डिजिटल लर्निंग में LMS का क्या अर्थ है? ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी लॉजिकल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सी लैंग्वेज मेजरिंग सिस्टम, डी लर्निंग मेजरिंग सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर है ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ए इज दी राइट आंसर, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का ICT आधारित शिक्षा पोर्टल कौन सा है? इंडियन गवर्नमेंट का ICT बेस्ड एजुकेशन पोर्टल कौन सा है? ए GEM जैम, बी सगुन, सी ई पाठशाला, डी डिजी लॉकर। इसका सही आंसर है सी ई पाठशाला, ई पाठशाला इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में संग्रहित होती है? कंप्यूटर में सूचना किस रूप में संग्रहित होती है? ए अक्षरों में, बी संख्याओं में, सी बाइनरी 0 और 1, डी चित्रों में। तो जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन संग्रहित होती है, कलेक्ट होती है, वो होती है बाइनरी फॉर्म में, सी इज दी राइट आंसर, बाइनरी फॉर्म में होती है, सी इज दी राइट आंसर। जब हम आपको इसको डेप्थ में पढ़ाएंगे तब हम आपको ये सारा सिस्टम भी समझाएंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या है और कैसे इसको काउंट वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम्युनिकेशन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए माध्यम, बी सोर्स, सी श्रोता, डी संदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी संदेश। सबसे महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? इसका संदेश है, डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल भारत मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाना, बी इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना, सी डिजिटल बैंकिंग बंद करना, डी कंप्यूटर को प्रतिबंधित करना। इसका सही आंसर है बी इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना, इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देना, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइल को इंटरनेट पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए डाउनलोडिंग, बी अपलोडिंग, सी ब्राउजिंग, डी स्ट्रीमिंग। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी अपलोडिंग। फाइल को इंटरनेट पर भेजने की प्रक्रिया अपलोडिंग कहलाती है, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ICT आधारित ब्लेंडेड लर्निंग में क्या सम्मिलित होता है? ए केवल ऑनलाइन लर्निंग, बी केवल ऑफलाइन लर्निंग, सी ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण का मिश्रण, डी केवल वीडियो लेक्चर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण का मिश्रण। इसका सही आंसर क्या है? सी है, ऑनलाइन और पारंपरिक शिक्षण का मिश्रण, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो कॉलिंग किस पर आधारित है? रिपीटेड क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया संचार पर। किस पे है? मल्टीमीडिया संचार पर, सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन किस माध्यम से होता है? ए मॉडेम, बी प्रिंटर, सी सीडी, डी स्कैनर। इसका सही आंसर है ए मॉडेम। एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन मॉडेम के माध्यम से होता है, इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। LMS प्लेटफॉर्म में कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? ए वीडियो लेक्चर देखना, बी असाइनमेंट जमा करना, सी ऑफलाइन परीक्षा देना, डी क्विज हल करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑफलाइन एग्जाम देना। ये LMS प्लेटफॉर्म पे नहीं किया जा सकता है, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दीक्षा DIKSH दीक्षा पहल का उद्देश्य क्या है? ए
कृषि में सुधार, बी खेल को बढ़ावा देना, सी शिक्षक और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार करना या सामग्री प्रदान करना, डी चिकित्सा सुविधा। इसका सही उत्तर क्या है? सी शिक्षक और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री प्रदान करना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा स्थानांतरण की गति को मापा जाता है। ए किलोवाट में, बी किलोबाइट में, सी किलोमीटर में, डी बिट प्रति सेकंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी बिट प्रति सेकंड में। कितना होता है? डी बिट प्रति सेकंड में मापा जा सकता है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट का जनक कौन है? ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी विंटन सर्फ, डी टिम बर्नर्स-ली। तो इसका सही उत्तर क्या है? विंटन सर्फ। सी इज दी राइट आंसर। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा अपने हिसाब से, जिसको सही आ रहा है वो लिख कर भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेबसाइट के लिए डोमेन नेम कौन प्रदान करता है? वेबसाइट के लिए डोमेन नेम कौन प्रदान करता है? ए NIC, बी ICANN, सी ISP, डी IP। तो इसका सही आंसर होगा ICANN। बी इज दी राइट आंसर। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र क्या होता है? ए हार्डवेयर, बी प्रोग्राम जो वेब पेज को दिखाता है, सी सर्च इंजन, डी एंटीवायरस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्राउज़र क्या होता है? प्रोग्राम जो वेब पेज को दिखाता है। इसका सही उत्तर है बी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? ए गूगल क्रोम, बी मोजिला फायरफॉक्स, सी MS वर्ड, डी सफारी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सी MS वर्ड। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ए FTP, बी SMTP, सी HTTP, डी HTML। इसका सही आंसर क्या है? बी SMTP। इसका सही आंसर क्या है? बी है SMTP। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेब पेज को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? एक वेब पेज को देखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? ए टेलीविजन, बी ब्राउजर, सी वर्ड प्रोसेसर, डी एक्सेल। इसका सही उत्तर क्या है? सी। इसका सही उत्तर है ब्राउजर। बी ब्राउजर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा विकसित मूक प्लेटफॉर्म है? ए मूक प्लेटफॉर्म कौन सा है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है? ए NPTEL, बी दीक्षा, सी स्वयं, डी बायजूस। तो इसका सही उत्तर है सी स्वयं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ए 1990, बी 1995, सी 2000, डी 1985। इसका सही उत्तर है बी। 1995 में सबसे पहले इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई थी। बी इज दी राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक टेलीविजन चैनल का नाम क्या है? ए ज्ञान दर्शन, बी भारत टीवी, सी डिजिटल इंडिया, डी विद्या भारती। तो इसका सही आंसर क्या है? ए ज्ञान दर्शन इज दी राइट आंसर। ज्ञान दर्शन इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया AI आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म कौन सा है? ए भाषिनी, बी बानी, सी स्वर, डी संवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए भाषिनी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं वो सब UGC नेट पेपर 1 ICT कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप बार बार क्वेश्चन को रीड करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें और लेक्चर वॉच करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में डिलेमा की सिचुएशन में ना हो। हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ए परम, बी भुवन, सी एरावत, डी आर्यभट्ट। तो इसका सही उत्तर है सी एरावत। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई गव पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए ऑनलाइन वोटिंग, बी नागरिकों की भागीदारी, सी वीडियो एडिटिंग,
डी समाचार वितरण, इसका सही आंसर है बी नागरिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है? NDLI, B NDLR, C NDLU, D NPTEL। तो इसका सही उत्तर है ए NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी योजना स्कूलों में ICT अवसंरचना को बढ़ावा देती है? ए PMG दिशा, ICT@स्कूल, C डिजिटल सेवा, डी विकास योजना। इसका सही उत्तर है बी ICT@स्कूल्स, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल नॉलेज नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए देश में किताबें वितरित करना, बी शैक्षिक संस्थानों को एक नेटवर्क में जोड़ना, सी खेल को बढ़ावा देना, डी AI को प्रतिबंधित करना। इसका सही उत्तर है आपका शैक्षिक संस्थानों को एक नेटवर्क में जोड़ना, बी इज दी राइट आंसर, बी इज दी राइट आंसर। तो ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होती है और आई होप आपको हमारा प्रयास और लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये मटेरियल पहुंचे और वो रिवाइज कर सकें। साथ ही आपके लिए और भी लेक्चर वीडियोस मैंने UGC नेट पेपर 1 से अपलोड कर रिलेटेड अपलोड कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप ICT, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट एंड पीपल डेवलपमेंट और जितने भी टॉपिक्स हमारे थ्योरी बेस्ड हैं मोस्टली उन सभी पर लेक्चर वीडियोस रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। विद DI और कंप्रीहेंशन से जुड़े हुए वीडियोस भी लेकर के मैं जल्द ही आऊँगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप जब जून 2025 एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो आप कॉन्फिडेंट हों। फ्रेशर्स और टॉपर्स दोनों के लिए चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज़ इसी तरीके की लाई जाएंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम टॉपिक वाइज डेप्थ में लेक्चर वीडियोस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आगे भी इस एग्ज़ाम को देना है, जो फ्रेशर्स हैं जो अभी एनरोल हुए हैं वो अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं PG से, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि वो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे चल के जो हम लेक्चर वीडियोज़ डालेंगे वो रिलेटेड होंगे टॉपिक और उसकी थ्योरी से कि क्या कहा जा रहा है। फिर हम लेक्चर इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कराएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना बेसिक तैयार कर सकते हैं ताकि एडवांस लेवल तक की तैयारी आपकी हो सके। कुछ बुक्स भी मैं रिकमेंड कर दूंगी। मैंने भी टू टाइम UGC नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और मैं इस विषय को पढ़ाती भी आ रही हूँ। आई होप आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है और आप चैनल से कनेक्टेड रहना चाहते हैं ताकि आपको आगे तैयारी करने के लिए भी मटेरियल मिलता रहे इसी तरीके से और कब लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं इसकी जानकारी मिलती रहे, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डेट शीट जो है UGC नेट के एग्ज़ाम्स की अपलोड कर दी गई है, आप किसी भी आप साइट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।